हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए जी, तो बेसिकली हमने यूनिट 1 खत्म किया बहुत ही बेहतरीन तरीके से, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स का। अब इसी चैप्टर 1 का यूनिट 2 आता है, जो कि बात करेगा बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। बेसिकली क्या है, दो पार्ट। अगर आप इसको सिंपली समझेंगे तो चैप्टर क्या कहना चाहता है, चैप्टर क्या क्या आपको समझाना चाहता है, तो ये दो चीजों के ऊपर बात करेगा। एक तो हमारी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स क्या क्या है, क्या बेसिक प्रॉब्लम्स है, एंड नंबर 2 कि प्राइस मैकेनिज्म का क्या रोल है, किस तरीके से प्राइस मैकेनिज्म की मदद से हम इन प्रॉब्लम्स को दूर कर पाते हैं, और उसके अकॉर्डिंग अलग अलग इकोनॉमी है। जैसे हम अभी आगे चल के देखेंगे कि 3 टाइप की हमारी इकोनॉमी होगी। बेसिक प्रॉब्लम की बात करें तो 4 टाइप की हमारी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, उनके ऊपर बात करेंगे कि कैसी कैसी प्रॉब्लम्स होती हैं और इसको किस तरीके से डिफरेंट इकोनॉमी के अंदर इसको ट्रीट किया जाता है। तो ओवरऑल हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं उनको 3 टाइप की इकोनॉमी के अंदर बांटा गया है, और उन तीनों टाइप की इकोनॉमी में किस तरीके से प्राइस मैकेनिज्म के महत्व को समझाया गया, मतलब किस तरीके से वो मैनेज कर पाते हैं जो भी प्रॉब्लम्स होती है इकोनॉमी की, उसको उन 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के अंदर। ठीक है ना। तो ये पूरा उद्देश्य तो कहीं ना कहीं 2 पार्ट में डिवाइडेड है कि पैसे तो पहले देखेंगे कि हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या क्या होती है, फिर प्राइस मैकेनिज्म का क्या इंपैक्ट पड़ता है अलग अलग इकोनॉमी के ऊपर। तो वो 3 सेगमेंट अलग अलग, उसको हमें सेपरेटली समझना होगा। ठीक है, तो इतनी बात हमारा ये कह के जाएगा यूनिट नंबर 2। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी से। तो क्या बेसिक प्रॉब्लम्स है हमारी इकोनॉमी की, उसको समझते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में, जब हमने पिछले यूनिट में कंटिन्यू किया था, तो वहां पे हमने क्या देखा कि भैया हर एक कंट्री के अंदर ये जो स्कार्सिटी की प्रॉब्लम है वो रहती है। मतलब कि स्कार्सिटी की प्रॉब्लम को इसे समझना है आपको कि किसी भी इंडिविजुअल के साथ नहीं है ये। ऐसा नहीं है कि आपको स्कार्सिटी है, मुझे स्कार्सिटी है, या किसी कंपनी को स्कार्सिटी है, किसी इंडस्ट्री को स्कार्सिटी है, या किसी गवर्नमेंट के साथ है ना। हर एक कंट्री के साथ है ये कंट्री लेवल पे है। हर एक व्यक्ति विशेष, संस्थान, देश, कुछ भी हो, सबको स्कार्सिटी की प्रॉब्लम होती है, सबको वो फेस करना पड़ता है। सभी के पास जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हो, चाहे वो मैनमेड कैपिटल गुड्स हो, चाहे वो कंज्यूमर गुड्स हो, चाहे मनी हो, चाहे टाइम हो। बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है हमारा टाइम, इसके ऊपर मैं आगे बात करूंगा। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे लिमिटेड हैं, और लिमिटेड होने के साथ दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि उसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब क्या हुआ कि सपोज कीजिए आपके पास 10 आवर्स है। 10 आवर्स क्या है, ये आपका एक रिसोर्स है। आपके पास सपोज कीजिए 10 घंटे हैं, तो 10 घंटे क्या है, आपका एक रिसोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। और उस 10 घंटे को आप कहां स्पेंड करते हो, उसके लिए आपके पास अलग अलग रिसोर्स, अलग अलग यूजेस है, अल्टरनेटिव यूजेस है। मतलब कि आप इस 10 घंटे को अपनी पढ़ाई में लगा सकते हैं, अपनी स्टडी में डिवोट कर सकते हैं। आप 10 घंटे में मूवीज वगैरह देख सकते हैं, वेब सीरीज वगैरह देख सकते हैं। इस 10 घंटे में आप कहीं घूमने जा सकते हैं, वेकेशंस वगैरह पे जा सकते हैं, कहीं सैर वगैरह मार सकते हैं, मतलब इसको वेस्ट कर सकते हैं। इस 10 घंटे में आप और भी बहुत सारी प्रोडक्टिव एज वेल एज अनप्रोडक्टिव चीजों को कर सकते हो। मतलब क्या है कि ये जो 10 आवर्स है, जो आपका ये टाइम है, इसको यूज करने के लिए आपके पास बहुत सी चॉइसेस है। और ये सिर्फ टाइम के साथ नहीं होता है, ये मनी के साथ भी है, गुड्स के साथ भी है, सर्विसेज के साथ भी है। हर चीज के साथ जो भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं उसको हम मल्टीपल जगह पे डिप्लॉय कर सकते हैं। द थिंग इज की चॉइस हमारी होती है कि किससे हमें बेस्ट सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बेस्ट आउटकम मिलेगा। वो सारा डिसीजन के ऊपर खेल है। जो वो सही से डिसाइड कर पाता है वो एक तरीके से सक्सेस की तरफ जाता है, अदरवाइज आप फेलियर की तरफ जाते हैं। तो इसलिए आपको ये डिसाइड करना जरूरी है कि किस तरीके से डिप्लॉय किया जाए अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को, जिससे कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन और मैक्सिमम प्रोडक्टिव आउटकम आपको मिले। कुछ एग्जांपल यहां पे दिया गया। एग्जांपल कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि किसी के पास अगर कोल है, मतलब एक कंपनी है जो कि कोल प्रोडक्शन करती है, उस कोल को वो कैसे कैसे यूज कर सकता है। तो कोल को यूज कर सकता है किस तरीके से, एज अ फ्यूल फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। मतलब कि हम प्रोडक्शन का काम करते हैं तो वहां पे एज अ फ्यूल यूज किया जा सकता है कोल। ठीक है जी। ट्रेन चलाने के लिए यूज किया जा सकता है, घरों में खाना पकाने के लिए भी किया जा सकता है। इस टाइप से बहुत से पर्पस हो सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि रिसोर्सेज तो सिंगल है, रिसोर्सेज तो एक कोल है, लेकिन इसको यूज करने के लिए अल्टरनेट हमारे पास जो है वो बहुत सारे हैं। ऐसे ही बात करें अगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, तो उसको भी कई जगह फाइनेंशियल रिसोर्सेज सिंपली एज मनी। तो आपके जो पैसे हैं आप उसको कहां कहां डिप्लॉय कर सकते हो उसकी कोई गिनती नहीं है, बहुत सारी जगह हैं। लेकिन हमें सोचना क्या है कि कहां पर हम यूज कर पाए। मोटा मोटा आपको क्या समझ में आया, आपको समझ में यह आया कि जो मेन प्रॉब्लम का अगर मैं इसको बेस समझूं तो इसको मैं 2 पार्ट में डिप्लॉय कर सकता हूं। क्या कर सकते हैं, पहला कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसकी कमी है, जो हमारे पास रिसोर्सेज है ये क्या है, लिमिटेड है। और दूसरा अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो यूजेस है वो अल्टरनेटिव है। अगर दोनों में से एक भी चीज ना हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब क्या है कि मेरे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो जाए तो क्या कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम रह जाएगी। अगर मेरे रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो जाते हैं, अनलिमिटेड का मतलब मेरे पास भरपूर संसाधन है, मैं कुछ जो चाहूं वो कर सकता हूं, किसी भी मेरी वांट्स को अनसेटिस्फाई रखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, मैं अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरी कर सकता हूं, कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है फिर तो। दूसरा,
अल्टरनेटिव यूजेस मतलब कि मेरे पास सपोज करो 10 आवर्स है और 10 आवर्स में आपको एक रूम के अंदर लॉक कर दिया गया है, ठीक है जी। अब आपके जो अल्टरनेटिव है वो यही है कि भैया आपसे पढ़ाई कर सकते हो। लेट्स से कि आपको जो कहा गया कि आपके पास जो 10 आवर्स है उसमें आप मैक्सिमम यूटिलाइज क्या कर सकते हो, बाहर जा नहीं सकते, मूवी देख नहीं सकते, इंटरनेट आपको दिया नहीं गया वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं दिया जा रहा, तो आप क्या कर पाओगे, सिर्फ आपके पास जो चॉइस रह गया वो एक ही रह गया कि आप क्या कर सकते हो, ओनली स्टडी। तो आपका अगर अल्टरनेटिव यूज भी खत्म कर दें तो अगेन डिसीजन लेने की जरूरत ही नहीं है। ये तो पता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन इससे मैं कर ही क्या सकता हूं, सिर्फ एक ही चीज, तो क्या डिसीजन क्या लेना, करो। फिर तो कोई डिसीजन लेने वाली कोई बात ही नहीं रह जाती। जब आप कोई एक ही चीज कर सकते हो तो डिसीजन क्या लेना, फिर तो आपको वही करना है, कोई ऑप्शन नहीं, कोई सजेशन नहीं, कोई और चिंता नहीं है, आपको वही चीज करना है, वो चीज करेंगे, बात खत्म हो जाएगी। तो इसलिए ये दोनों ही प्रॉब्लम है, रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, ये प्रॉब्लम है इकोनॉमिक की, और यूजेज जो है वो अल्टरनेटिव है, ये भी हमारी प्रॉब्लम है। अगर ये दोनों चीज ना हो तो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम रही नहीं जाएगी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का कोई सवाल ही नहीं उठेगा, ठीक है जी। अब बात आती है कि हमारे पास जो इकोनॉमिक सिस्टम है, हर एक इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर भी हम आगे देखेंगे 3 टाइप की हमारी इकोनॉमिक सिस्टम होती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इन तीनों इकोनॉमी के अंदर जो भी ये स्कार्सिटी की प्रॉब्लम के साथ डील किया जाता है, जो उनके बॉन्ड्स के साथ डील किया जाता है, उसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम। सेंट्रल प्रॉब्लम का मतलब क्या हुआ कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो सभी के साथ है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इंडिया के साथ होगा, यूएसए के साथ नहीं होगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि चाइना के साथ नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि आपके साथ नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि रिलायंस के साथ नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि अमेजोन के साथ नहीं होगा। मतलब किसी पर्टिकुलर कंपनी से ये रिलेटेड नहीं है, किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड नहीं है, ये सभी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो इसलिए इसको कहा जाता है सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो ये डील करने की प्रॉब्लम है, किस चीज की, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की, और रिलेटिवली जो बॉन्ड्स है हमारे पास वो हमारे पास अनलिमिटेड होते हैं। तो इस रिगार्ड में जो इस प्रॉब्लम को कहा जाता है वो कहा जाता है सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। अब इन सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को जो डिवाइड किया गया है वो किया गया है 4 पार्ट में डिवाइडेड, मतलब 4 इकोनॉमिक प्रॉब्लम को अलग से सेग्रीगेट किया गया। कौन कौन से? पहला आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरा फॉर होम टू प्रोड्यूस, और चौथा आता है व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब क्या है, अब इसको वन बाय वन समझेंगे। तो हमारी जो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है इसको 4 पार्ट में कैटेगराइज किया गया। पहला प्रॉब्लम बताया गया कि भैया क्या प्रोड्यूस करें, व्हाट टू प्रोड्यूस इज द मेन प्रॉब्लम। नंबर 2 आता है कि हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाए। फॉर होम टू प्रोड्यूस मतलब किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, और व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ये आप कह सकते हो कि नया, जनरली हम इन 3 पे ही फोकस करते हैं, बट दिस इज ऑल्सो रिगार्डिंग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अपने आप में इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक इंपॉर्टेंट टूल हो जाता है। तो वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम है कि अगर मेरे पास कुछ रिसोर्सेज है, मेरे पास कुछ अमाउंट है, सपोज कीजिए मेरे पास 1000 रुपए है, तो मेरे को इसके अंदर से कुछ ना कुछ सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए भी अमाउंट को रखना जरूरी है। अगर इसके अंदर से सपोज मैं 100 रुपीज नहीं सेव कर रहा हूं, जितना मेरे पास अर्न कर रहा हूं मैं सारा स्पेंड कर लेता हूं, तो मेरी इकोनॉमिक ग्रोथ वहां पे नहीं हो पाएगी, वो मेरा स्टेगनेंट रह जाएगा, जैसा था पहले मैं वैसा ही रह जाऊंगा अगर मैं सेविंग या इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूं तो इसलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट टूल हो जाता है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कि क्या प्रोविजन है। तो प्रोविजन का बेसिकली मतलब यही है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट को आपको इन्फ्लुएंस करना होता है, ठीक है। अब वन बाय वन इसकी बात करते हैं। सबसे पहला कैटेगरी आता है आपका व्हाट टू प्रोड्यूस। अब व्हाट टू प्रोड्यूस में आपको सिर्फ दिख रहा होगा नाम से, अगर हम देखें कि भैया क्या प्रोड्यूस करें, ये प्रॉब्लम है, क्या प्रोड्यूस करें ये प्रॉब्लम है। एक्चुअली में सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है, इसके साथ एक और चीज आती है कि कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें। ध्यान देना है, व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि यहां पे क्या प्रोड्यूस करें, ये प्रॉब्लम तो है ही है। अलॉन्ग विद दिस एक और चीज आपको ध्यान देनी है, विच इज क्वांटिटी, की कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है, ये भी आपकी एक प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ठीक है। पहले बात करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस के ऊपर। व्हाट टू प्रोड्यूस का यहां पे बेसिकली मतलब क्या हुआ कि किस गुड्स के अंदर या किस सर्विसेज के अंदर हमें प्रोडक्शन करनी चाहिए और कितनी क्वांटिटी में करनी चाहिए। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास मल्टीपल वैरायटीज है। एग्जांपल के तौर पे देखें कि अगर हम गन्स मैन्युफैक्चर करते हैं तो या तो हम गन्स की मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ाएं, या फिर हम बटर की मैन्युफैक्चरिंग करें, या आप कह सकते हो कि हम कैपिटल गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करें। कैपिटल गुड्स का बेसिकली मतलब क्या हुआ, जैसे कि मशीन्स बनाए, इक्विपमेंट्स बनाए, डैम्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करें, इस टाइप की गुड्स के अंदर हम प्रोडक्शन को अपनी बढ़ाएं। या फिर हम कंज्यूमर गुड्स में डील करें। कंज्यूमर गुड्स का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप सेलफोन बना सकते हो, प्रिंटर बना सकते हो, कंप्यूटर बना सकते हो, इस टाइप चीजों की आप प्रोडक्शन कर सकते हो। तो द थिंग इज कि हमारे पास चॉइसेस बहुत है, हमारे पास सेगमेंट बहुत है, हमारे पास इंडस्ट्री बहुत है, हमें चुनना पड़ता है कि हमें किसके अंदर जाना है, किसके अंदर जाना है। अब एक चीज समझो, ये चीज हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमें ना पहले प्रॉब्लम ढूंढनी पड़ेगी, पहले प्रॉब्लम ढूंढेंगे उसके बाद इसकी सॉल्यूशन की बात होगी। तो पहले हम देख रहे हैं कि क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। एक बार इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपके दिमाग में सेट हो गई कि हाँ भैया इस टाइप की प्रॉब्लम होती है और ये रियलिटी है, अगर आप भी आज के टाइम में बिजनेस करने जाते हो या कोई काम करने जाते हो तो आपको ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम पहले पता करना है, उसके बाद फिर हम ढूंढ पाएंगे कि इसका क्या सॉल्यूशन है, या अलग अलग इकोनॉमीज को किस तरीके से सॉल्व कर पाती है, हमारा इंडिया इसको किस तरीके से सॉल्व
कर पाता है, उस चीज के ऊपर फिर ध्यान देंगे। ठीक है, तो पहली चीज क्या समझ में आई कि भैया पहले तो गुड्स डिसाइड करना है कि भैया किस गुड्स के अंदर आपको प्रोडक्शन को अपनी कंटिन्यू रखना है या बढ़ाना है, या फिर अगर आप नया स्टार्ट करने जा रहे हो तो किसके अंदर आपको शुरुआत करने की जरूरत है, पहला। फिर यहां पे कहा गया कि भैया सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है कि ये डिसाइड करें कि क्या प्रोडक्शन करना है, साथ ही में ये भी प्रॉब्लम है कि भैया कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है। मतलब कि ये दोनों प्रॉब्लम है आपके साथ। नंबर वन कि कितना बनाना है, जैसे कि आप क्वांटिटी का रेलेवेंस कैसे रह जाता है कि सपोज कीजिए रिलायंस है, ठीक है ना। अब रिलायंस जो है ये सिर्फ क्या एक प्रोडक्ट में काम करता है, तो बिल्कुल नहीं। सपोज कीजिए रिलायंस जियो भी है, रिलायंस हमारा मार्ट भी है, और रिलायंस हमारा पेट्रोलियम भी है। ठीक है, अब ये अलग अलग सेगमेंट है इनके। अब इनको क्या डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर ये तीनों चीजें इनकी ऑल्दो रनिंग में है और इनको इनहेंस करने की जरूरत पड़ रही है, तो ये किसको इनहेंस करें, इसको करें, इसको करें या इसको करें, ये जरूरी है। अच्छा, कितनी क्वांटिटी इनहेंस किया जाए। सपोज करो इनके पास बजट है कि इसके अंदर ही सपोज 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इनको ये डिसाइड करना पड़ेगा ना कि 1000 करोड़ में से इसके अंदर कितना किया जाए। सपोज 200 करोड़, इसके अंदर कितना किया जाए, सपोज 400 करोड़, इसके अंदर कितना किया जाए, सपोज 300 करोड़। अच्छा, 100 करोड़ सेविंग रख लो भैया फ्यूचर कंटीजेंसीज के लिए, आप इसको सेव करके रखो, फ्यूचर में कुछ आपदा हुई तो आप इससे निवारण कर पाओगे। तो द थिंग इज कि इस तरीके से इनको मैनेज करना, और एक बहुत क्रिटिकल डिसीजन हो जाता है कि ये तो डिसाइड हो गया कि किसके अंदर काम करना है, कौन सा हमारा सेक्टर होगा, किस सेगमेंट में हम प्रोडक्शन करेंगे, वो डिसाइड कर लिया। लेकिन दूसरी बात फिर ये भी आती है कि क्वांटिटी डिसाइड किया जाएगा। क्वांटिटी डिसाइड का कहीं ना कहीं मतलब है कि आप कितना कैपिटल उसके अंदर इंड्यूस करते हो और कितनी आप डिमांड सप्लाई के गेम को समझ पाते हो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम आ जाता है आपका व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरी प्रॉब्लम की बात करते हैं जो कि डील करता है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस को आप सिंपली डिसाइड कर सकते हो क्या कि हमारे पास दो टाइप की टेक्निक होती है। मतलब कहा जाता है कि वेरियस टेक्निक का प्रोडक्शन होता है, बट इन नटशेल आप इसको डिवाइड कर सकते हो कि हमारे पास दो टाइप की टेक्निक होती है प्रोडक्शन करने की। नंबर वन इज लेबर इंटेंसिव और नंबर टू इज कैपिटल इंटेंसिव। मतलब लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब क्या हुआ कि आप लेबर के थ्रू अपनी प्रोडक्शन वगैरह करवाते हो। सपोज करो कि किसी का काम है कॉटन क्लॉथ का प्रोडक्शन का, तो उस केस में वो क्या करेगा, वो या तो हैंडलूम्स वगैरह के थ्रू काम करवा सकता है या फिर पावर लूम के थ्रू कर सकता है। पावर लूम का मतलब होता है ऑटोमेटिक लूम, मतलब कि थ्रू मशीनरी, थ्रू इन्वॉल्वमेंट ऑफ मशीनरी। तो द थिंग इज कि आपको ये डिसीजन करना पड़ेगा कि आपको कौन से प्रोडक्शन के टेक्निक को यूज करना है, कौन सा टेक्निक में आपके पास इन जनरल दो ही टेक्निक यहां पे आती है। नंबर वन इज लेबर इंटेंसिव और नंबर टू इज कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव का मोटा मोटा मतलब होता है मशीन इंटेंसिव टेक्निक, कि आप मशीन की सहायता से प्रोडक्शन करोगे या फिर लेबर की मदद से प्रोडक्शन करोगे। तो इन जनरल बेसिकली एक जनरल इंसान क्या सोचता है कि जो उसको चीपर होगा, जो उसको चीपर होगा वो उसको यूज करेगा। अगर उसको लेबर कहीं सस्ती मिल जाती है वो कहता है क्यों कैपिटल में इन्वेस्ट करना, मैं लेबर के थ्रू काम कर लूंगा। लेकिन अगर किसी को लगता है कि नहीं लेबर यहाँ पे महंगी है और कैपिटल के थ्रू मैं कम लेबर से भी काम चला सकता हूं और मेरे प्रोडक्शन की टोटल जो कॉस्ट होगी वो क्या आएगी, कम आएगी, तो कैसे भी मिनिमाइज करने की आपकी टेंशन होती है, जिसमें आप चूज करना पड़ता है आपको कि आपको कौन से टेक्निक के थ्रू आगे बढ़ना है, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। तो बेसिकली क्या है कि अलग अलग टाइप की प्रोडक्शन होती है हमारे पास, अलग अलग टाइप के काम होते हैं, तो आपको उन सबों को ध्यान रखते हुए भी चूज करना होता है कि आप किस तरीके से जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उसको ऑप्टिमली यूज कर सकते हो, ऑप्टिमम तरीके से यूज कर सकते हो, जिससे कि आपको जो आउटकम आएगा अगेन वो क्या आएगा, बेस्ट और हाईएस्ट होगा। ठीक है, अगला आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब क्या हुआ कि जो आप प्रोडक्शन करने जा रहे हो ये किसके लिए करोगे, किसके लिए करोगे, मतलब क्या है कि कोई भी एक इंडस्ट्री, कोई भी एक कंपनी, कोई भी एक व्यक्ति सभी के वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। अब इसका एग्जांपल मैं डायरेक्टली अपने आप से आपको दे सकता हूं कि सपोज कीजिए कि मेरे पास अगर अभी के टाइम पे अगर मैं डिमांड कहूं तो मेरे पास इकोनॉमिक्स की डिमांड है, अलॉन्ग विद दैट अब इकोनॉमिक्स सीए स्टूडेंट की भी डिमांड है और इकोनॉमिक्स मेरे पास सीएमए स्टूडेंट्स की भी डिमांड है, लेट्स से। ठीक है, साथ ही में मेरे पास डिमांड आती है कि बच्चे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आप ऑडिट के लेक्चर्स भी प्रोवाइड कराइए। तो ये क्या है, मेरे पास अलग अलग यहाँ पे ऑप्शंस है जिसको कि मेरे को अवेल करना होगा। लेकिन क्या मैं सभी को अवेल कर सकता हूं, तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि रीजन अगेन आएगा जो मेरे रिसोर्सेज हैं वो मेरे पास क्या है, लिमिटेड, मतलब जो मेरे पास टाइम है वो क्या है, लिमिटेड है। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। क्या मैं सभी को सेटिस्फाई एक साथ कर सकता हूं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये कह दूं कि मैं इनके लिए भी वीडियोस अवेलेबल कराऊंगा, इनके लिए भी कराऊंगा, इनके लिए भी कराऊंगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। रीजन बीइंग कि रिसोर्सेज जो है वो क्या है, लिमिटेड है। अगर मेरा दिन होता 100 घंटे का तो मैं क्या पता कर पाता, बट स्टिल तब मेरे पास ऑप्शंस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, मेरे पास कॉस्टिंग भी आ जाती है, अकाउंट्स भी आ जाती है और वैरायटीज आ जाती है यहाँ पे। तो थिंग इज कि आपके पास जितने भी लोग हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं उनकी जो वांट है वो आप सारी सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो। आपको उसको बेस्ट पॉसिबल मैनर में कोशिश करनी होती है सेटिस्फाई करने की, जो कि फिलहाल मैं कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चूज करना होता है किसी को भी, कोई भी इंडस्ट्री को, कोई भी कंपनी को, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को ये चूज करना होता है कि जो भी वो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है
वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा लोगों तक, मतलब सोसाइटी में उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, किस तरीके से वो लोगों तक पहुंचेगा और कितने लोगों को वो सर्व कर पाएगा। सभी को सर्व नहीं किया जा सकता, लेकिन टू दी मैक्स पॉसिबल एक्सटेंट वो कितने लोगों को सर्व करेगा, ये उसके लिए क्वेश्चन मार्क है जो उसको सोचना होता है, डिसाइड करना होता है। ठीक है, तो ये आती है हमारी थर्ड प्रॉब्लम। लास्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं जो कि डील करेगा हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में बेसिकली क्या कहा जाता है कि आपके पास जो रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज में आपको उसके दो टुकड़े करने होते हैं। जैसे कि आपको बचपन में भी सिखाया गया होगा कि अगर आपके पास सपोज 10 रुपए हैं, दिस इज योर रिसोर्सेज, तो आपको इसको दो सेगमेंट में डिवाइड करना है कि आपको कितना करंट कंजम्पशन करना है विच इज 8 रुपीज और कितना आपको फ्यूचर के लिए बचा के रखना है विच इज सपोज 2 रुपीज। ठीक है ना, तो इस चीज का बाइफरकेशन करना बहुत जरूरी है कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उसमें से आप करंट कंजम्पशन में कितना यूज करने वाले हैं और कितना आप फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए उसको सेव करके रखने वाले हैं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर फ्यूचर के लिए कुछ सेव नहीं किया जाएगा, मतलब कुछ भी अगर सेविंग नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ भी आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, और अगर कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो आपका जो फ्यूचर ग्रोथ है या फ्यूचर प्रोग्रेस है वो नहीं हो पाएगा। जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से स्टैग्नेंट रह जाएगा। उसके अंदर आपका जो इंक्रीज आना चाहिए, जो उसके अंदर इंक्रीमेंट आना चाहिए वो नहीं आएगा, बल्कि कुछ समय के बाद जब वो महंगाई बढ़ती जाएगी तो ऑल्दो आपको जो लेवल ऑफ लिविंग्स होता है वो डिक्लाइन की ओर चला जाएगा, अगर आपका इन्वेस्टमेंट या सेविंग के लिए कुछ भी स्पेयर अमाउंट नहीं होगा, स्पेयर रिसोर्सेज नहीं होंगे। तो इसलिए हमेशा के लिए सिखाया जाता है क्या कि ये भी एक प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम में क्या है, कोई कहता है जी 8 और 2, कोई कहता है नहीं 9 और 1, कोई कहता है नहीं 7 और 3। तो ये अलग अलग दिक्कतें हैं, अलग अलग सिनेरियो में समझना पड़ता है कि कितने रिसोर्सेज को करंट कंजम्पशन में लगाया जाए और कितने को फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए उसको सेव करके रखा जाए, उसके लिए प्रोविजन बनाया जाए कि कितने की आवश्यकता फ्यूचर में पड़ सकती है इन केस ऑफ कंटीजेंसी, और ऐसा ना हो कि उस टाइम पे हम मार खा जाए। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं मोटा मोटा आपको ये 4 प्रॉब्लम समझ में आती है विच इज द मेन सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो कि सभी कंट्रीज के लिए एप्लीकेबल होती है। अब हमें क्या करना है, तो क्या कहा जा रहा है यहां पे कि भैया इकोनॉमिक सिस्टम जो है, इकोनॉमिक सिस्टम बेसिकली क्या करता है कि वो इन सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन का एक अरेंजमेंट तैयार करता है जिससे कि आपका प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सोसाइटी में बेस्ट एंड इफेक्टिव मैनर में हो पाता है। ठीक है, मतलब कि जो भी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आपको लोगों को देनी है, कंज्यूमर को देनी है, जो आप मैक्सिमम तरीके से प्रोडक्शन कर सकते हो, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, उसके एक ओवरऑल अरेंजमेंट्स को या ओवरऑल सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम, जो कि कहीं ना कहीं कोशिश करता है इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यहां तक आपने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बनाया जाता है इकोनॉमिक सिस्टम, जो बेसिकली क्या है, एक काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स, एक सिस्टम है जिस सिस्टम के तरीके से हम जितनी भी प्रॉब्लम्स है इसको टू दी बेस्ट एक्सटेंट एलिमिनेट कर पाते हैं, टू दी बेस्ट एक्सटेंट एलिमिनेट कर पाते हैं और बेस्ट तरीके से सर्व कर पाते हैं अपनी सोसाइटी को। ठीक है, अब बात आती है, जब यहां तक आपको समझ में आया, यहां तक आपको क्या समझ में आया कि क्या प्रॉब्लम्स थी और प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए अपने को चाहिए इकोनॉमिक सिस्टम। अब इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, मतलब इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो हर कंट्री का डिफरेंट है। इकोनॉमिक सिस्टम जो है, ऑल्दो सेंट्रल प्रॉब्लम सभी की होगी, आपने स्टार्टिंग में देख लिया कि सेंट्रल प्रॉब्लम जो है वो किसी एक के साथ स्पेसिफिकली नहीं है, वो सभी कंट्री पूरे वर्ल्ड के साथ वो सेंट्रल प्रॉब्लम है, लेकिन उसको डील करने के लिए हर एक कंट्री की जो इकोनॉमिक सिस्टम होती है वो अलग तरीके से काम कर रही होती है। ठीक है, अब जो अलग तरीके से इकोनॉमिक सिस्टम काम कर रही होती है उसको हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि कितने टाइप की, जैसे कि कंट्रीज आपको पता है बहुत सारी हैं, कंट्रीज आपको पता है बहुत सारी है, कंट्रीज पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी कंट्रीज है, लेकिन कहा गया क्या कि ये जितनी भी कंट्रीज हैं इन सभी कंट्रीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, सभी कंट्रीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को कहा जाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरे को कहा जाता है आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी और तीसरे को कहा जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो 3 टाइप की आपको इकोनॉमी यहां पढ़नी है। मतलब क्या हुआ कि सेंट्रल प्रॉब्लम हमारे समझ में आया, सेंट्रल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें चाहिए इकोनॉमिक सिस्टम जो कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देता है। इकोनॉमिक सिस्टम अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन कुछ कंट्रीज हैं जो एक तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करती हैं, कुछ कंट्रीज एक तरीके का फॉलो करती हैं, कुछ कंट्रीज एक तरीके का फॉलो करती हैं। तो इन नटशेल ये कहा जाता है कि भैया 3 टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम है जिसको अलग अलग कंट्रीज के अंदर फॉलो किया जाता है, उसको अब हमें 1 बाय 1 देखना है। एक इकोनॉमी है जिसको हम कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरी हमारी जिसको हम कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी और तीसरी हमारी जिसे हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है हमारी वो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर आता है। बाकी अब देखेंगे कि कौन सी कंट्री किस इकोनॉमी के अंदर फॉल करती है और वो किस तरीके से ऑपरेट करती है, किस तरीके से जो हमारी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको वो झेलती है, अवॉइड करती है, दूर करती है, मैनेज करती है, एज द केस में भी। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। अब इन टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स को हम इसकी क्लासिफिकेशन को 1 बाय 1 देखेंगे है ना, सेपरेट वीडियो। ठीक है,
अच्छा, एक चीज और यहां पे क्लैरिफाई करूं, कुछ लोगों की ये दिक्कत है या कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम है कि ये जो पार्ट्स बन रहे हैं, छोटे 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 जो पार्ट्स बन रहे हैं, इससे उनकी जो मतलब एक तरीके से लोग कॉन्टिन्यूएशन के अंदर प्रॉब्लम आती है या दिक्कतें आती है छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ना। आपको मैं एक चीज समझाना चाहूंगा यहाँ पे, हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली ना टॉपिक वाइज वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। टॉपिक वाइज वीडियो का एक नुकसान है इकलौता, जो कि आपको अभी फेस करने को मिल रहा होगा, जो भी साथ के साथ इसको देख रहे हैं, वो क्या कि एक छोटी सी झलक मिली आपको 20 मिनट की सपोज, और उसके बाद आपको लगा यार आगे का कंटेंट भी अगर अभी कवर हो जाता तो अभी हमारी पढ़ने का मन लग रहा था, मजा आ रहा था, तो हम आगे भी कंटिन्यूएशन में पढ़ पाते। बट मेरी लिमिटेशन को समझो आप कि अगर मैं टॉपिक वाइज बना रहा हूं तो ये तो एक आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन इसके आप फायदे में बताता हूं क्या हो सकते हैं कि लेट सपोज आपने एक बार ये पूरी स्टडी को कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप जब इसकी रिवीजन करने जाते हो आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप सीधा प्लेलिस्ट में जाके उस पर्टिकुलर टॉपिक को ढूंढोगे जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, और सिर्फ उस टॉपिक के लिए वो 20 मिनट खर्च करोगे और आपका वो टॉपिक की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आपको पूरी वीडियोस के अंदर से स्किप कर करके छांटना नहीं होगा। अगर मैं चैप्टर वाइज वीडियो आपको प्रोवाइड करता हूं तो उसके अंदर आपको छांटना पड़ेगा, एक एक जा जाके स्किप कर करके, कि जिसकी जगह आपको दिक्कत होगी उसको समझना पड़ेगा। बट अगर टॉपिक वाइज होगी तो आप इजिली उसको ढूंढ पाओगे अपनी प्रॉब्लम को, और इजिली उससे रिवाइज कर पाओगे। ये एक फायदा है। नंबर 2, जो टॉपिक वाइज वीडियो है, जब ये टॉपिक वाइज को कर करके आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, जैसे सपोज करो आपका ये चैप्टर 1 कंप्लीट होने वाला है, जिसके अंदर यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों होगा, तो इसके बाद मैं इन दोनों यूनिट्स की, जो यूनिट ए है यूनिट बी है, दोनों यूनिट्स का कंपाइलेशन करते हुए इस पूरे चैप्टर का एक सिंगल वीडियो भी अपलोड करूंगा, जिसको हम कहते हैं कंपाइलेशन वीडियो, जिसके अंदर इन सभी वीडियोस का कंपाइलेशन होगा। तो इससे आपके पास एक दो वैरायटी मिल गई। दो वैरायटी का मतलब क्या है कि अगर आप बिजी शेड्यूल में हो तो आप टॉपिक वाइज भी स्टडी कर सकते हो छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, और अगर आपको लगता है कि एक शॉर्ट में मुझे एक चैप्टर को खत्म करना है या रिवाइज करना है, तो आप सीधा सीधा ये कंपाइलेशन वीडियो उठाओगे, एक चैप्टर शुरू करोगे, और वो जो भी 1.5-2 घंटे का कंटेंट होगा वो आपका एक शॉर्ट में आपको कवर करा देगा। तो मेरी एक कोशिश है, ये मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पास प्लेलिस्ट के अंदर इस दोनों टाइप की वैरायटीज अवेलेबल हो, ताकि जिस टाइप का भी स्टूडेंट है वो उससे अपना बेनिफिट ले पाए, अच्छी तरीके से वो स्टडी कर पाए। कोई एक्सक्यूज ना हो कि सर ये तो 2 घंटे की वीडियो, इतना एक साथ कैसे पढ़ेंगे, सर ये 20 मिनट की वीडियो है, इतना कम एक साथ कैसे पढ़ेंगे। एट द एंड ऑफ दिस कोर्स आप रियलाइज करोगे कि आपको हर टाइप की ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल होंगे, जिससे कि आप बेस्ट तरीके से पढ़ाई कर पाओगे, आपके माइंड में कोई भी एक्सक्यूज नहीं आएगा। तो दिस इज दी ओनली पर्पस। रेस्ट जिनको ये लग रहा है कि छोटी छोटी वीडियोस हैं, इससे पूरा कवर नहीं हो पा रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन में 2 वीडियोस अपलोड करा दूं, या एक दिन में 3 वीडियोस अपलोड करा दूं, ताकि थोड़ी सी आपकी स्पीड एक मेंटेन हो पाएगी। बट इन एनी केस डू नॉट वरी, आपके एग्जाम से पहले पूरा कंटेंट आपकी प्लेलिस्ट के अंदर आपको अवेलेबल होगा, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी जो मुझे देनी थी, मुझे लग रहा था इसके रिगार्डिंग आपके माइंड में क्वेरी चल रही है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्या पर्पस है इस तरीके से इसको कवर कराने का। आई होप आप मेरा साथ देंगे और कंटिन्यू करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।